India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी प्रकरण पर बोले सीजेआई, कहा वकील का राजनीतिक झुकाव उन्हें जज पद से वंचित नहीं करता। गौरी से संबंधित सभी सामग्रियों की सावधानी पूर्वक जांच हुई। कामाख्या मंदिर प्रशासन पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। डोलोई समाज को मंदिर प्रशासन चलाने की व्यवस्था रखी बरकरार। दिल्ली दंगा मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस से किया जवाब तलब। कलिता ने कहा, नहीं मिले हैं पुलिस से वीडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाने का दिया आदेश। कहा, आदेश का पालन नहीं होगा तो संयुक्त सचिव को इस दौरान कोर्ट में होना होगा पेश। India Legal presents Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश करने से पहले न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी से संबंधित सभी सामग्रियों की सावधानी पूर्वक जांच की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए पेश होने या समर्थन करने वाली वकील उसे जजशिप से अक्षम नहीं करती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, वकील अपने करियर में विभिन्न वर्गों के क्लाइंट के लिए उपस्थित होते हैं। वकील अपने मुवक्किल नहीं चुनते। वास्तव में ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक वकील के रूप में जो कोई भी कानूनी सहायता की तलाश में आपके पास आता है, उसके लिए उपस्थित होना आपका कर्तव्य है। ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर को अपने क्लिनिक में आने वाले किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करनी होती है। आप ये नहीं मानते कि आपके पास आने वाले लोगों में अपराध बोध की कमी है। इस संबंध में उन्होंने जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के मामले पर भी प्रकाश डाला। सीजेआई ने कहा, हमारे सबसे महान न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जिन्होंने कुछ बेहतरीन फैसले दिए, उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक थी। जब वो एक वकील थी तब न्यायमूर्ति गौरी की भारतीय जनता पार्टी से कथित संबंधता के कारण उनकी पदोन्नति विवादों में घिर गई थी। कथित तौर पर गौरी से संबंधित एक असत्यापित ट्विटर अकाउंट ने अपने बायो में दावा किया कि वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव थी। प्रासंगिक रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणियां जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं ने भी तूफान खड़ा कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ 21 अक्टूबर को सेंटर फॉर लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल में बोल रहे थे।
उधर कामाख्या मंदिर प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा 2017 में पारित आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले में उपायुक्त को गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में विकास कार्यों के लिए भक्तों द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करने और उसी के संबंध में अलग अकाउंट बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि डोलोई या मुख्य पुजारी समाज द्वारा मंदिर के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था के मद्देनजर हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। न्यायालय ने असम सरकार के इस कथन पर ध्यान दिया कि वर्तमान में डोलोई समाज स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में मंदिर प्रशासन के मामलों को संतोषजनक ढंग से चला रहा है और वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है। हाईकोर्ट ने 2015 में उपायुक्त को भक्तों और जनता द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि ऐसे दान का अलग अकाउंट रखना चाहिए और इसे कामाख्या मंदिर की विकासात्मक गतिविधियों के लिए खर्च करना चाहिए। बाद में इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा गया कि कामाख्या मंदिर के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के प्रबंधन पर डोलोई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मान्यता दी गई है। इस प्रकार ये तर्क दिया गया कि उपायुक्त को भक्तों और जनता से प्राप्त दान का अलग अकाउंट रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। 2017 में हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट करते हुए पुनर्विचार का निपटारा कर दिया कि प्राप्त दान केवल मंदिर की विकासात्मक गतिविधियों के लिए होगा, न कि सामान्य चढ़ावे के लिए। इसके साथ ही इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट या एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने के लिए केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक मामले पर विचार करते हुए टिप्पणी की, जहां अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा पोस्ता की 54 किलोग्राम भूसी रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल पुलिस गवाहों की जांच की गई थी और किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता को निचली अदालतों द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने ये भी तर्क दिया कि वो केवल कार में यात्रा कर रहा था, उसके पास जानबूझकर प्रतिबंधित सामग्री नहीं थी। दलील दी गई कि बरामदगी स्थल पर CFCL फॉर्म नहीं भरा गया। ये भी तर्क दिया गया कि जब्ती और वसूली के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय निचली अदालतों द्वारा सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। ये भी बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को केवल 10 साल के कठोर कारावास की न्यूनतम सजा दी। न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क से सहमत नहीं था, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। कानून को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले आरोप को साबित करने के लिए केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि निचली अदालतों द्वारा सही माना गया। गिरफ्तारी, जब्ती और वसूली के संबंध में प्रक्रियात्मक अनुपालन है। जांच अधिकारी सबूत इकट्ठा करने का कार्य करने में सक्षम है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार नहीं कर सकते। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध जांच विभाग द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए सजा ली।
पीड़िता के पिता ने मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान नहीं लेने पर आपत्ति जताते हुए विरोध याचिका दायर की। उसके बाद 3 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए एक और आदेश पारित किया गया। अन्य आरोपी व्यक्तियों जिनके खिलाफ बाद में संज्ञान लिया गया था ने मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। चूंकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज करने के लिए नुपुर तलवार बनाम सीबीआई और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि नुपुर का मामला पूरी तरह से अलग है, क्योंकि उस मामले में तय आदेश ये था कि एक मजिस्ट्रेट जांच एजेंसी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका का संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क से सहमति व्यक्त की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेते हुए पहले के आदेश को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नुपुर तलवार पूरी तरह से अलग परिदृश्य से निपटी। अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सीजेएम द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली दंगों के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ पुलिस के व्हाट्सएप चैट की भी मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2024 को होगी। कलिता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2 याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें वीडियो फुटेज के साथ साथ व्हाट्सएप चैट की प्रतिलिपि के लिए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। जहां एक मामला दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है, वहीं दूसरा जाफराबाद फ्लाईओवर के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा हुआ है। वकील आदित्य एस पुजारी कलिता की ओर से पेश हुए और पीठ को बताया कि वीडियो और व्हाट्सएप चैट दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है और अभियोजन पक्ष ने इन पर भरोसा किया है। पुजारी ने जोर देकर कहा कि फिर भी उन्हें पूरे वीडियो और चैट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और याचिकाओं की विचारणीयता को चुनौती दी। उन्होंने ये भी बताया कि याचिकाएं दायर करने में देरी हुई। पांडे ने कहा कि दिल्ली पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। यह दिल्ली पुलिस का भी मामला था कि यदि पुलिस समूह की व्हाट्सएप चैट प्रदान की जाती है तो ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के तरीके से समझौता करेगा। मामले पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि वो दोनों पक्षों को विस्तार से सुने बिना मुकदमे पर रोक लगाने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। इसलिए बेंच ने नोटिस जारी किया और मामले को जनवरी में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 8 सप्ताह के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में एक नीति बनाने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की खंडपीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि मामला 5 साल से अदालत में लंबित है, केंद्र सरकार को एक नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। न्यायालय ने ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। याचिकाओं में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा नियमों को चुनौती दी गई है। दिसंबर 2018 में उच्च न्यायालय ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत इसकी अनुमति नहीं थी। इसी तरह का एक मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष भी सामने आया था। 2018 में भी दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री जारी रखने के लिए ई फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कोर्ट के आदेश के बावजूद दोषी ई फार्मेसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। ई फार्मेसी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो केवल दवाओं की डिलीवरी कर रहे हैं, जैसे कि भोजन स्विगी जैसे खाद्य वितरण ऐप के माध्यम से वितरित किया जाता है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सरकार एक नीति लेकर आएगी जिससे विदेश में जेंडर चेंज कराने वाले लोगों को पुष्टिकरण प्रक्रियाओं से गुजरने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नई नीति आने के बाद ये लोग अपने जेंडर और नाम में परिवर्तन दर्ज करते हुए अपना नया पासपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे। एक हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि उसके पास पहले से ही पासपोर्ट धारकों का बायोमेट्रिक विवरण है। मंत्रालय ने इमिग्रेशन की देखरेख करने वाले उप सचिव की ओर से हस्ताक्षरित 4 अक्टूबर के दस्तावेज में कहा, क्योंकि ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बायोमेट्रिक्स में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक तंत्र नीति विकसित की जा सकती है, क्योंकि नए पासपोर्ट जारी करने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पास उपलब्ध हैं। दरअसल एक ट्रांसजेंडर महिला अनाहिता चौधरी ने कोर्ट में याचिका डालकर मांग की थी कि अधिकारी नए नाम और लिंग सहित संशोधित विवरण के साथ उसे पासपोर्ट फिर से जारी करें। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने अदालत में दस्तावेज पेश किए। अनाहिता चौधरी ने साल 2016 से 2022 के बीच परिवर्तन कराया था, जिसके बाद वो अदालत के आदेश के जरिए कानूनी तौर पर नाम और लिंग परिवर्तन कराने में सक्षम हो गई। लेकिन जब जेंडर चेंज के बाद नए पासपोर्ट के लिए भारतीय अधिकारियों के पास आवेदन किया तो उसे 6 महीने का समय लग गया। इस तरह के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने 28 अगस्त को केंद्र सरकार से उनकी वापसी सुविधाओं के लिए उठाए गए कदम को अदालत को अवगत कराने को कहा। अदालत ने कहा था, ऐसी कोई विधि होनी चाहिए जिससे ऐसे व्यक्ति देश वापस आ सके ताकि उनके पासपोर्ट में उनका विवरण बदला जा सके। शादी के टूटने के डर को देखते हुए दिल्ली के फैमिली कोर्ट ने विवाह पूर्व समझौता पर जोर दिया है। ये एक तरह का समझौता होता है। इस समझौते में शादी से पहले दोनों पक्ष आपसी सहमति से ये तय करते हैं कि भविष्य में अगर कपल कभी अलग होता है या किसी एक की मृत्यु होती है तो दूसरे को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी आदि। अभी तक हमारे देश में इस तरह के किसी भी करार को अवैध माना जाता रहा है। विवाह पूर्व समझौते लिखित रूप में होने चाहिए। इसके अलावा संपत्ति की पूरी जानकारी के साथ इस पर दोनों के साइन होने चाहिए। दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट में जज हरीश कुमार ने विवाह पूर्व समझौते या प्री नुप्शल एग्रीमेंट्स को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया।
अदालत 2011 में उत्तर प्रदेश में शादी के बंधन में बंधे एक जोड़े के तलाक की सुनवाई कर रही थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रूरता का आरोप लगाने के बावजूद आपसी सहमति से तलाक लेने से इनकार कर दिया था। जज हरीश कुमार ने शादी के बाद समझौतों को अनिवार्य बनाने के महत्व पर जोर दिया। ये एग्रीमेंट एक विशेष प्राधिकारी के सामने और शादी के साथ आने वाली संभावित समस्याओं को समझाने के बाद होता है। इसका मकसद तलाक या पति या पत्नी में से किसी की मौत होने की स्थिति में संपत्ति, कर्ज और अन्य वित्तीय मामलों के वितरण की रूपरेखा तैयार करना है। विवाह पूर्व समझौते को पति और पत्नी दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस केस में कपल ने 2011 में शादी की थी और उनकी एक बेटी थी। दोनों के बीच अनबन बच्चा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे से तलाक चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। अदालत ने कहा, अगर शादीशुदा जीवन में तीखी कलह है और उनके साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है, तो शादी को भंग न करना क्रूर होगा। विवाह पूर्व समझौता बनाना बेहद आसान है। इस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल नहीं होते, लेकिन कंपल्सर को इसे बनाते हुए सावधानी से काम लेना होता है, क्योंकि इसमें आपने जो जानकारी लिख दी उसे तलाक के वक्त बदली नहीं जा सकती। जरूरी है कि इसे बनाते हुए दोनों पक्ष संपत्ति की सही जानकारी दें। कब लागू होता है विवाह पूर्व समझौता? विवाह पूर्व समझौता वैध तब होता है जब दोनों पक्षों के इस पर साइन हो। विवाह पूर्व समझौता दोनों पक्षों की मर्जी से बनाया गया हो। विवाह पूर्व समझौता को सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। विवाह पूर्व समझौता में ऐसी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए जो गलत या असामान्य हो। एग्रीमेंट में वे सभी प्रावधान शामिल होने चाहिए जिनके बारे में दोनों पक्षों को जानकारी हो और उन पर चर्चा की गई हो। अदालतें ये सुनिश्चित करने के लिए प्री न्यूप्शल एग्रीमेंट की जांच करती हैं कि वे निष्पक्ष हैं। दोनों पक्षों को अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने का मौका मिलना चाहिए। कुछ मुद्दे जैसे कि चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड सपोर्ट को प्री न्यूप्शल एग्रीमेंट में पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे बच्चे या राज्य कानूनों के हितों के अधीन होते हैं। विवाह पूर्व समझौते सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लागू किए गए। वहाँ के समाज में इसे बाइंडिंग फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत दर्ज एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये देखा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के केस में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। यूएपीए में जमानत के प्रावधान पर जानकारी देंगी इंडिया लीगल की वेब रिपोर्टर। कई बार ये सवाल आता है that what makes UAPA so stringent? UAPA, Unlawful Activities Prevention Act of 1967. ये एक्ट एक ऑल्टरनेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करता है और सीआरपीसी के प्रोविजन इस पर अप्लाई नहीं करते। यानी बेल के प्रोविजन जो सीआरपीसी में मेंशन है वो यूएपीए में लागू नहीं होंगे। यूएपीए में एक्यूज को काफी कम सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 43D5 के तहत अगर किसी व्यक्ति को एक्यूज किया गया है यूएपीए के अंडर तो उसे बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा अगर जो रिपोर्ट मिलती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक प्राइमा फेसाई रीजनेबल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं कि जो एक्यूजेशंस लगाई गई हैं वो सही हैं, तो उस व्यक्ति को बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यूएपीए के अंडर बेल ग्रांट करते हुए हेल्ड किया कि बेल इस वजह से डिनाई नहीं की जा सकती कि एक्यूजेशन सीरियस है, अगर प्राइमा फेसाई कोई केस ही नहीं बनता। और फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.